अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हमारे घरों में एक शख्स ऐसा होता है जिसकी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, जिसकी ना तो संडे की छुट्टी होती है, ना ऑफ टाइम, ना सैलरी और ना ही ओवर टाइम मिलता है। लेकिन अफसोस इसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं या ये हमें सुनने को मिलता है कि वो तो घर पर ही होती है, आखिर करती क्या है। तो ज़रा सोचें, सुबह सबसे पहले कौन उठता है? सबके नाश्ते की फ़िक्र कौन करता है? बच्चों को स्कूल, अपने शोहर को ऑफिस और घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना पकाना, बाज़ार जाना, मेहमान, बजट और फिर रात को ये देखकर सोना कि घर के सब लोग आराम से सो गए हैं या नहीं। ये सब काम इतने खामोशी से होते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी जहनी थकन छुपी होती है। घर संभालने वाली ख़वातीन सिर्फ घर का काम ही नहीं करती, बल्कि वो एक पूरा निज़ाम चला रही होती हैं। वो हर वक्त यही सोच रही होती हैं कि घर का हर फर्द आराम में रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो और सब खुश रहें। लेकिन अक्सर जो उनकी मेहनत होती है उसको सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उसके बदले में कोई सैलरी नहीं मिलती। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपना अंदाज़ और अपनी जो थिंकिंग है उसको बदलें और इनकी मेहनत को हम बिल्कुल ऑर्डिनरी ना समझें। कभी इनसे पूछें कि वो कैसी हैं, छोटे छोटे कामों में इनका हाथ बटाएं और इन्हें ये भी एहसास दिलाएं कि वो सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की ताकत है। क्योंकि इज़्ज़त सिर्फ कमाने वाले की नहीं होती, घर संभालने वाले की भी उतनी ही इज़्ज़त होती है और घर संभालना भी एक 24/7 की जॉब है। क्योंकि अगर घर को संभालने वाला मजबूत हो तो पूरा ख़ानदान मजबूत रहता है। तो कभी इनका शुक्रिया अदा करके देखें, यकीन मानिए ये छोटे छोटे लफ्ज़ इनके लिए किसी तोहफे से ज़्यादा कीमती हैं और किसी तोहफे से कम भी नहीं है। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो तकरीबन हर रोज़ हमारे किचन में यूज़ होती है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसकी असल ताकत क्या है। क्योंकि अदरक की तारीख 5000 साल पुरानी है और पुराने ज़माने में जो इसे इस्तेमाल किया जाता था वो दवा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था और एक दौर में ये तो इतनी कीमती थी कि ये सोने के भाव बिकती थी। तो आज मेरे साथ मौजूद है हकीम साहब, उनसे जानेंगे कि अदरक हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम एहतशामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू वेलकम। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि अदरक के तिब्बी फ़वाइद क्या है? जी, सबसे पहले जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अदरक जो है इसको हमारे हुक्मा ने, हमारे कदीम हुक्मा ने जो इसको इज़्ज़त बख्शी और जो इस पर तहकीक की, उसके बाद आज हम देखते हैं कि ये हमें अपने किचन में और बाज़ारों में बहुत ज़्यादा ये नज़र आता है। दूसरा ये कि अभी आपने बात की है कि इसकी हम तारीख़ के हवाले से बात करें। देखिए, इसका जो हवाला है वो हम सबसे बेहतर हम कुरान मजीद से ले सकते हैं कि कुरान मजीद में इसको जंजबील के नाम से इसको हम उसमें पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे मुआशरे में इसको मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है, जैसे कि अदरक है, सौंठ है, जंजबील है और हमारा जो इंतहाई पढ़ा लिखा तबका है उसमें ये जिंजर के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके अज्जाए तरकीबी देखें तो सबसे पहले हम इसमें विटामिन्स को हम देखना चाहेंगे कि इसमें B1 से लेके B6 तक इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम मिनरल्स की बात करें, मादनियात की बात करें, तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, इसमें मैग्नीशियम, इसमें फौलाद और इस तरह के और बड़े कीमती अज़्ज़ा जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि अक्सर लोग इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बड़ी ग्लो होती है, कोई बालों पे लगाता है कि बाल लंबे होते हैं, जी जी। और इसका कहवा भी बना के लोग पीते हैं वेट लॉस के लिए। जी जी। तो सबसे पहले बताएं, वेट लॉस के लिए इसका कहवा कितना मुफीद है और सच में क्या इससे हमारा वज़न कम होता है? जी देखें, जो अदरक है ये हमारे जिस्म की चर्बी को बिल्कुल कम करता है। ठीक है। उसको ये पतला करके, डिज़ोल्व करके उसको निकालता है। और इसी के हवाले से एक जो नुस्खा है वो मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो मिसलेनियस मैं बताऊँ आपको। ठीक है।
उसमें ये है कि सबसे पहले तो इसमें अदरक यानी जिसको सौंठ का नाम दिया गया वो 10 ग्राम इसमें यूज़ होगी। अजवाइन जो है वो 10 ग्राम यूज़ होगी। सौंफ और इसमें पुदीना खुशक जो है वो 10-10 ग्राम इसमें यूज़ होगा। और इसी तरह काली मिर्च इसमें 5 ग्राम। ठीक है। इसको ग्राइंड करके इसको रख लिया जाए और दोनों वक्त खाना खाने के बाद आधी चमची जो है पानी के साथ ली जाए तो ये मोटापे के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। लेकिन मोटापे के साथ जो पैदाशुदा जितनी भी अलामात हैं उसको भी ये कवर करने के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है ये। ठीक है। अच्छा ये बताएं, अक्सर लोग ना इसको इस्तेमाल करते हैं पानी निकाल के ना इसका तो बालों की जड़ों में लगाते हैं और कहते हैं कि इससे जो आपके बाल हैं वो जल्दी ग्रो होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी उसमें ऐसे है कि एक 3 चीज़ों का मुरक्कब है जो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि अदरक का, ताज़े अदरक का रस, इसी तरह जो ताज़ा प्याज है उसका रस और एलोवेरा जिसे हम कवाल गंदल बोलते हैं हम, और यानी इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके इसको मैश करके इसको बना लिया जाए और इसको बवक्त ज़रूरत अगर हम अपने बालों पे लगाएं, अपने हम स्किन की ग्लो के लिए हम इसको लगाएं तो बफज़ल ताला ये चंद दिनों में बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देता है ये। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी हकीम साहब से कि जो उन्होंने नुस्खा बताया ये सूंठ वाला और अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च वाला, क्या वो थायराइड का पेशेंट भी ले सकता है? जी जी, ठीक इसको थायराइड का भी पेशेंट ले सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जिनको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, उसमें भी अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें किस तरह इसको इस्तेमाल जी करना उसका चाहिए? तरीक़ेकार ये है कि 2 उसमें मामलात हैं कि एक तो ताज़ा अदरक लेके उसका रस निकाल लिया जाए, ठीक है। 1 बड़ा चम्मच अदरक के रस का और 2 बड़े चम्मच जो हैं वो शहद के अगर मिला के इसका एक कंपाउंड बना लिया जाए और दिन में अगर इसको 3-4 दफ़ा इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये नज़ला ज़ुकाम, सीने की जकड़न, गले को साफ़ करने के लिए, टॉन्सिल्स के लिए ये बहुत फ़ायदा मंद चीज़ है। और दूसरा इसमें ये है कि अगर इसी में हम जिस तरह काली मिर्च वगैरह पिसी हुई वो अगर हम मिला के इसका कंपाउंड इसके साथ ही बना लें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा और इसको चंद दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं, जिनको बीपी का इशू है क्या वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल उनके लिए कोई इस्तेमाल कर नुस्खा? सकते हैं। अदरक का, सौंठ का बीपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे तिब्ब यूनानी में ब्लड प्रेशर को कोई बीमारी कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा। हम कहते हैं कि ये मैदे से ही अबखरे होते हैं जो दिमाग की तरफ जाते हैं और खून के दबाव को बढ़ा देते हैं। अदरक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर भी अदरक के साथ ये ताज़ा पुदीना, चंद पत्ते और चंद पत्ते धनिए के, और इसी तरह अगर कोई आधा लीमो उसके ऊपर अप्लाई करके उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बहुत मुफीद चीज़ है ये। ठीक है। ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है और फिर छींकें भी आती हैं, एक्सट्रीम वाला ज़ुकाम रहता है, तो वो क्या अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं? वो अदरक को उनको अकेला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो आप यानी ये जो कॉलर हमारे साहब ये जो अपनी हालत बताते हैं हमें, असल में ये रिनाइटिस एलर्जी है। तो अच्छा। इसके लिए जो है सबसे बेहतर ये है कि जिस तरह खशखाश है मुसफ़ा हुई, साफ़ हुई, इसी तरह जो धनिया खुशक है, इसी तरह मुलट्ठी छीली हुई है, तो अगर इन 3 चीज़ों को ये हम वज़न ले के ये अगर सुबह शाम इसकी 1 चमची जो है वो इस्तेमाल करें तो बफज़ल ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अदरक इनको नुकसान देगा इनको, क्योंकि वो तेज़ी पैदा करेगा, क्योंकि खून में जब गर्मी की उसमें हो जाएगी, क्या कहते हैं, अमेजिश हो जाएगी, तो उससे फिर ये मामला मज़ीद ख़राब होगा। लिहाजा उन्हें अदरक अकेला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं, और आपके पास कौन से टोटके हैं या ऐसी कौन से अदरक के फ़वाइद हैं जो आम लोगों को नहीं पता? देखें, जैसा कि आजकल हमारा सोशल मीडिया का दौर है तो तकरीबन हर एक को इसके फ़ायदे इसको पता हैं।
लेकिन फिर भी आजकल जिस तरह ये मसाइल हैं कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्दें रहती हैं, बिल्कुल, पट्ठों के बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं, पट्ठे सुन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इजाज़त दें तो उसके लिए भी एक नुस्खा जो है मैं पेश करना चाहूँगा कि उसमें सबसे पहले ये है कि सौंठ यानी खुशक अदरक वो 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये असगंध नागौरी, ठीक है, इसको इंडियन जिनसिंग भी बोला जाता है, ये 10 ग्राम। इसी तरह इसमें कॉल्चिकम यानी सुरंजा शीरी, ये 10 ग्राम। इसी तरह इसमें अजवाइन देसी वो 10 ग्राम, और साथ में सुहांजने की खुशक मूली। अगर इन 5 चीज़ों को हम ग्राइंड करके रख लें और सुबह शाम इसकी 1 चमची पानी के साथ ले ली जाए या दूध के साथ ले ली जाए, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में जिनके जोड़ों में दर्दें रहती हैं, जिस्म में दर्दें रहती हैं, और इसमें कई वजूहात आ जाती हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, इसी तरह अगर यूरिक एसिड की वजह से जिस्म में दर्दें होती हैं, जिस्म सुन्न होता है, तो बफज़ल ताला अगर इसको हम कोई हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता इस्तेमाल करें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ऑब्वियसली जब हमारा पेट साफ़ होगा तो उससे दाने भी नहीं इतने निकलते, क्योंकि अक्सर लोगों को सिर्फ मुंह पे इसलिए दाने निकलते हैं कि उनका स्टमक अपसेट होता है या उनको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं उस वजह से। तो हम कैसे अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी स्किन भी बेहतर हो? हमारी स्किन भी बेहतर हो, उसमें यह है कि ख़ास तौर पे हमारे वो हजरात के जिनको कब्ज़ के मसाइल रहते हैं, जिनको पेट में हवा गैस उनको बहुत ज़्यादा बनती है, इसी तरह अगर उन्हें कोई असहाल का मसला रहता है तो उस वजह से भी अगर स्किन पे दाने निकलते हैं, तो उसके लिए भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बेहतर ये है कि इसमें सौंठ को 10 ग्राम लिया जाए, ठीक है। इसे बेल फ्रूट बोला जाता है यानी बेलगरी का फल बोला जाता है, ये 10 ग्राम लिया जाए। और इसी तरह इसमें सब्ज़ इलायची जो है वो 5, और साथ में इसमें 10 ग्राम जो है वो धनिया खुशक। इसको अगर हम 2 कप पानी में इसको बॉईल कर लें, और जब 1 कप रह जाए तो इसको पुन कर और इसको नीम गर्म सा आधा कप सुबह शाम इसको हफ़्ता 2 हफ़्ता अगर पिया जाए तो बफज़ल ताला इससे जो है वो स्किन के मसाइल भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जिनके दाने हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे? बेशक बेशक बेशक। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे अदरक के तिब्बी फ़वाइद के हवाले से और मुख्तलिफ़ अमराज में हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी हमने बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम एहतशामुल हक साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे कि आजकल हमारा ज़्यादातर वक्त मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने गुजरता है। हमारे लिए स्क्रीन से दूर रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी आंखों पर कितना ख़तरनाक असर डालता है? क्योंकि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी आंखों में खुश्की, उनको धुंधला नज़र आता है, या सरदर्द बहुत ज़्यादा रहती है, या आंखों में जलन बहुत ज़्यादा होती है, और इन सारी चीज़ों को वो अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये डिजिटल आई स्ट्रेन की अलामात भी हो सकती हैं। तो आज हम जानेंगे कि डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है, स्क्रीन का हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है, स्क्रीन टाइम को कम किए बगैर हम अपनी आंखों को कैसे महफूज रख सकते हैं, और किन अलामात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन खाकान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू फॉर इनविटेशन। आई एम गुड। यू आर वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है? डिजिटल आई स्ट्रेन बेसिकली डिवाइड होता है जितने भी डिजिटल गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, जिनमें मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इवन टीवी है, और बाकी जितने आप टीवी स्क्रीन के अलावा मोनीटर्स देख लें, तो ये सारे इंक्लूड होते हैं डिजिटल मीडिया में और डिजिटल आई स्क्रीन में। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि आया ये डिजिटल जो स्क्रीन्स हैं इनका नुकसान है या हमारी हैबिट्स का नुकसान है। राइट। ठीक है जी। तो जैसे आप जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो इंसान के लिए मौजू नहीं है।
ठीक है, पहले हम बात कर लें मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल जो है वो आंख के लिए बेहतर नहीं है। मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल क्या है? मोबाइल फ़ोन बेसिकली बना था आपकी क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए, ना कि एज ए डेस्कटॉप और लैपटॉप के तौर पे इसे यूज़ करने के लिए। ठीक है, उसकी स्क्रीन का साइज़ कम है, ठीक है, और उसका जो ब्लू लाइट है वो भी आपके आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है। अब होता क्या है, जब आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अगर तो वो 35 से 40 मिनट तक है तो इसमें तो उमूमन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर आप 35 से 40 मिनट के बाद ब्रेक ले लें 10 से 15 मिनट की, तो वो रिहेबिलिटेशन हो जाती है। लेकिन इससे होता क्या है बेसिकली जानना ये ज़रूरी है। होता ये है कि जब हम बड़ी कंसंट्रेशन से किसी भी इस गैजेट को देख रहे होते हैं तो हमारा जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है, जिसे आंखें झपकने का रिफ्लेक्स कहते हैं, वो कंसंट्रेशन की वजह से कम हो जाता है। जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है वो बेसिकली आंख के बाहर वाली जो टीयर फिल्म है, जिसे आंसुओं वाली फिल्म कहते हैं, जो आंख के बाहर वाले हिस्से में आंख को तर रख रही होती है, वेट रख रही होती है, ये ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बेसिकली उस पानी की लेयर को आंख के ऊपर फैलाता है वक्तन फवक्तन। जब ब्लिंकिंग ही नहीं होगी तो ये लेयर जो है ये उसके ऊपर फैल नहीं सकेगी। जब फैल नहीं सकेगी तो इसका काम आंख की सूदिंग है, आंख को नरम रखना और आंख में रड़क या इरिटेशन का ना होने देना। तो ये जब फिल्म स्प्रेड नहीं होगी आईलिड से तो ये अवेपोरेट होगी। अवेपोरेट मीन हवा में आबी बुखारात की शक्ल में चली जाएगी। अब अवेपोरेशन से क्या है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा वहाँ पे फ़ैन की हवा होगी, उतनी जल्दी ये अवेपोरेट होगी। तो इसलिए आपने देखा है जब हम मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं, 35-40 मिनट या घंटों भी बैठे रहते हैं, तो उसके बाद आपको फील होता है जैसे आंखों में इरिटेशन हो रही है, आंखें रेड हो रही हैं, जैसे आंख में किसी ने मिट्टी डाल दी या रेत डाल दी है तो इरिटेशन हो रही है। तो इसलिए अपने ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को आपने एक्टिव रखना है और कोशिश करें कि एक सीटिंग में आप 40 मिनट से ज़्यादा कोई भी काम जो है वो ना करें। 40 मिनट्स करें, उसके बाद रेस्ट करें, तो उससे इंशाल्लाह ये जो इरिटेशन वाला मामला है ये नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि अंधेरे में जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल कमरे में कोई लाइट नहीं होती और सिर्फ फ़ोन की लाइट चल रही होती है, तो वो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है एज़ कम्पेयर टू जब हम दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं या बाहर बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं जब लाइट है इर्द गिर्द। अच्छा, इसमें समझने की बात यह है कि दिन की रोशनी में इस्तेमाल करने और अंधेरे में इस्तेमाल करने का क्या नुकसान है। बेसिकली जब हम दिन की रोशनी में होते हैं तो हमारी आंख का अपर्चर, जिसे प्यूपल कहते हैं, वो सिकुड़ा हुआ था रोशनी से। वो आंख का अपर्चर सिकुड़ा हुआ होना ज़्यादा बेहतर है नज़दीक का पढ़ने के लिए और देखने के लिए। इसलिए जब आप दिन की रोशनी में या रोशनी में मोबाइल पे काम करते हैं तो आंखों में इतना स्ट्रेन नहीं पड़ता, क्योंकि उस रोशनी से अपर्चर सिकुड़ा होता है, वो हेल्प करता है नज़दीक के देखने में, और नज़दीक के लिए जो अपर्चर को मज़ीद सिकुड़ना है वो हो जाता है। ठीक हो गया जी। लेकिन जब हम अंधेरे में होते हैं तो ये अपर्चर फैला होता है, प्यूपल डायलेट होता है। प्यूपल डायलेट होने से नज़दीक का पढ़ने में दुश्वारी होती है। तो जब आप मोबाइल की लाइट ऑन करते हैं तो एक प्यूपल डायलेट है अंधेरे से, तो उसको नज़दीक का दिखाने के लिए प्यूपल को ज़्यादा कोशिश करके सिकुड़ना पड़ता है। जब वो ज़्यादा कोशिश करके सिकुड़ेगी, ज़्यादा ताकत लगेगी, तो ज़्यादा जल्दी थक जाएगी। तो इसलिए रात को अंधेरे में मोबाइल देखने से स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। एक बात। एक दूसरी बात जो मेडिकल टर्म में है, अकोमोडेशन स्पैज़म। जब आप ज़्यादा देर काम करते हैं तो इस प्यूपल को आदत पड़ जाती है सिकुड़े रहने की। ठीक है, वो सिकुड़े रहने की आदत पड़ जाती है। वह सिकुड़े रहने की आदत पड़ जाएगी तो प्यूपल का कंस्ट्रिक्ट होना नज़दीक के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब आप दूर देखेंगे तो दूर के लिए प्यूपल को डायलेट होना चाहिए। अब दूर देखने में प्यूपल को आदत पड़ गई है हर वक्त कंस्ट्रिक्ट रहने की, तो वो दूर देखेंगे तो आपको वो धुंधला नजर आएगा। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं मोबाइल पे काम करता हूँ और मैं दूर देखता हूँ फिर मुझे कम नजर आता है, तो ये इस वजह से। इसलिए वही बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसको एक लिमिटेड टाइम में यूज करें जितना जरूरी है। इसको नेसेसिटी बनाएं, असेसरी ना बनाएं। अच्छा, समझ रहे हैं? जितनी ज़रूरत है उतना ही इसे इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये मसाइल कम होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो फ़ोन में एक मोड होता है नाइट मोड,
या लो लाइट हो जाती है, वो येलो लाइट में चला जाता है, ये कितना इफेक्टिव है और क्या इसका सच में फ़ायदा होता है? देखिए नाइट मोड बेसिकली क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम करता है, ठीक है। इसका मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अच्छा। ये नाइट मोड बनाया गया था कि अगर आपका रूम इल्यूमिनेटेड हो, ओके, समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइट, डार्क रूम में नाइट मोड करने का फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट, इट्स नॉट ए डार्क रूम नाइट मोड, इट्स ए अच्छा। नाइट मोड। नाइट मोड का ये मतलब नहीं है कि अंधेरा हो गया, नाइट मोड का मतलब है कि सनसेट के बाद जो आर्टिफिशियल लाइट में, मतलब ये नहीं है कि कमरे के सारी लाइटें बंद करके बैठ जाए आप, आर्टिफिशियल लाइट में मोबाइल को यूज करने के लिए ये मोड बना है। अच्छा, ठीक है, इसको नाइट मोड कहते हैं। नाइट मोड का ये मतलब नहीं है, इसका नाम उन्होंने डार्क मोड क्यों नहीं रखा अगर इसको डार्क में यूज करना था। तो ये बेसिकली नाइट मोड ये है कि सनसेट के बाद आप यूजुअली आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल करते हैं, तो ड्यूरिंग आर्टिफिशियल लाइट जो उसका नाइट मोड है वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन और इल्यूमिनेशन को उस लिहाज से एडजस्ट करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूट्यूब पे ना हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस देखते हैं आंखों के लिए, तो वो क्या सच में बेनिफिशियल होती हैं? देखिए आंखों के लिए अल्लाह ने एक ही एक्सरसाइज बनाई है कि आंखें खोलें और दुनिया को खूबसूरत अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को देखें। इसके है। अलावा आंखों की कोई एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा, वो जो हम सारी एक्सरसाइज देख रहे होते हैं, इधर देखे उधर देखे, फिर स्क्वीज करें, कुछ नहीं है, वो उनका ऐसे कोई फायदा नहीं है, वो ऐसे ही विदाउट एनी रिसर्च एविडेंस वो सारी बनाई हुई है। मतलब 1% भी उनका फायदा नहीं है? आंख की एक्सरसाइज यही है कि आंख को खुल गई है और वो देख रही है, ये उसकी एक्सरसाइज है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम क्योंकि आज बात कर रहे हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में, तो इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं जो यूजुअली लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी समझ के इग्नोर कर देते हैं? डिजिटल आई स्ट्रेन का जो अर्ली सिम्टम है कि पेशेंट्स को हेडेक रहना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि मुझे दूर से धुंधला नज़र आता है, नज़दीक से ठीक नज़र आता है, और मैं कुछ देर बाद मैं मोबाइल स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो मुझे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो उसका हल यही है 3 दिन के लिए मोबाइल बंद कर दे तो ठीक हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं या कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं? देखिए इसमें स्पेसिफिकली तो कोई रिसर्च से प्रूव नहीं हुआ कि ये वाली फल या ये सब्जियाँ या ये वाली ग़िज़ा जो है आंखों के लिए बेहतर है। जो रूटीन में विटामिन चाहिए इंसान को, वो रूटीन की ग़िज़ा में अगर आपके विटामिन पूरे हैं तो आंख को भी वही चाहिए। आंख के लिए कोई स्पेशल विटामिन या स्पेशल ग़िज़ा अल्लाह मियां ने हर ग़िज़ा में आंख के लिए कोई ना कोई बेहतरी रखी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपने टीवी देखना है, कोई फिल्म देखनी है, मूवी देखनी है, जैसे हमारे घर में भी हैं, वो कहते हैं एलईडी पे देख लो, मतलब टीवी लगा के देख लो, फ़ोन पे मत देखो क्योंकि फ़ोन जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे बच्चों को भी देना है तो वो कहते हैं टीवी लगा हुआ है तो दैट इज़ फाइन, फ़ोन नहीं पकड़ाना। तो क्या ये सच है कि फ़ोन से ज़्यादा आंखें ख़राब होती हैं? आई मीन फ़ोन से ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता है, इमेजेस छोटे होते हैं, आंख पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, एक बहुत आंख के करीब होता है, आपको अकोमोडेशन स्पैज़म होने का डर होता है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि आप अगर टीवी पे देख रहे हैं, एक तो इमेजेस बड़े हैं, एक फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, योर आई गेट्स लेस ट्रेन्ड ऑन द टीवी रादर ऑन द मोबाइल फ़ोन। ठीक है। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारी आंखों में हल्की सी भी जलन होती है ना, तो हम गुलाब का अर्क डाल लेते हैं आंखों में, और या फिर आई ड्रॉप्स अगर कोई भी पड़े हुए हैं, हमें 2 साल पहले भी डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे ना, तो वो हमें लगता है वो लाइफ टाइम के लिए, बेशक हमारी आंखें सही होगी हो, हल्की सी भी जलन हो तो हम वो आंखों में डाल लेते हैं। तो क्या ये चीज़ करना सही है? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो किसी भी उसके लिए नहीं होनी चाहिए, और आंखों के लिए तो बिलखसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आंखों में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी। आंखों के लिए अर्के गुलाब, मेरे इल्म में ऐसी कोई तहकीक नहीं है जिसमें ये पता चले कि अर्के गुलाब से आंखें बेहतर होती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप मुझे इस शहर में अर्के गुलाब खालिस ढूंढ के दिखाइएगा, तो फिर उस पर रिसर्च करेंगे तो फिर पता चलेगा। सारा अर्के गुलाब केमिकल से भरा पड़ा है, और दूसरी बात उसका कोई फ़ायदा होना या ना होने का कई हमें तहकीक से नहीं पता चलता, तो उसको क्यों यूज़ करना है। एक बात सब लोग ज़ेहन नशीन कर लें, आँख में कोई भी किसी वक्त भी मसला हो, उसका बेहतर हाल उस वक्त इमीडिएट ये है कि आप नलके के पानी से मुंह धोएं और आंखें धोएं और फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। कोई सेल्फ मेडिकेशन, अर्के गुलाब, बाकी कोई जो भी पता नहीं क्या कुछ आंखों में डालते रहते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कौन से ऐसे आंखों से रिलेटेड सिम्टम है कि हमें वो इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़ौरन जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अच्छा, आंखों में सिम्टम्स, पहली बात तो ये है कि बच्चों में
आपने अपने बच्चों का एक दफ़ा आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मुआयना करवाएं। बहुत सारे बच्चों की आंख में ऐनक का नंबर होता है, वो बच्चे उससे गुजारा करते रहते हैं, ऐनक नहीं लगती, लेकिन 13 साल की उम्र तक उसके बिनाई बनने का जो अमल है वो रुक जाता है और फिर बाद में बिनाई नहीं बन पाती। इसलिए ये घर में माएँ ज़रूर ज़हन में रखें, अगर आपके बच्चे टीवी के पास बैठ के देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को शौक है वो टीवी के पास बैठ के देखे। इसका ये मतलब है कि बच्चे को दूर से बैठ के टीवी नज़र ही नहीं आता, इसका मतलब है उसकी बिनाई कम है। स्कूल टीचर्स सबसे बेहतर जज हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को देखें कि किन बच्चों को दूर से देखने में दिक्कत हो रही है और उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और उनको किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि उनके चश्मे का नंबर या ऐनक का नंबर जो है वो उनसे मिल सके। बाकी आंखों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे मुल्क में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, शुगर का मर्ज़ जिसे कहते हैं। जो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, वो जब शुगर का मर्ज़ उन्हें डायग्नोज हो तो वो फ़ौरन से पहले पर्दा बसारत के माहिर डॉक्टर से, जिसे रेटिना कहते हैं, उससे एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवाएं, क्योंकि शुगर का मर्ज़ सिर्फ एक मर्ज़ नहीं है, ये आपकी आंखों के पर्दों को, दिल को, गुर्दों को और दिमाग को अंदर अंदर से मुतासर करता रहता है और आपको तब पता चलता है जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में कि क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और हम इसका इलाज कैसे करा सकते हैं। और साथ साथ हमने ये भी बात की है कि घर में जो हम अपनी आंखों के लिए खुद से ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं या गुलाब खारक इस्तेमाल करते हैं, वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन खाकान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और ये बात तो तयशुदा है कि कोई भी क्राइसिस आएगा, सबसे पहले कुर्बानी आवाम से ही मांगी जाएगी। बल्कि अब तो बस रात गए कभी हुकूमत तो कभी कोई दूसरा फरीक एक नोटिफिकेशन जारी करता है और सुबह पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। और आवाम को कभी बिजली तो कभी पेट्रोल के साथ रोटी की कीमत में इजाफे को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लाहौर में नान रोटी एसोसिएशन ने आटे की बढ़ती कीमतों और शॉर्टेज को जवाज़ बनाते हुए सादा रोटी और नान की कीमतों में अज़खुद इजाफे का ऐलान कर दिया, जिस पर ऑब्वियसली गरीब के जो मसाइल हैं उनमें मज़ीद इजाफा ही हुआ है। और जो आटे की सप्लाई है, इसके हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, गंदम खरीदारी की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर इमरान अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो आटे की कीमत है इसमें इतना अदम इस्तेहकाम क्यों है? देखिए नूरुल सर कि इस वक्त ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और जब कोई चीज़ संजीदा होती है तो फिर हुकूमत पता नहीं क्यों कान जो है वो नहीं धरती इस पर। अब ये एक सूरत हाल जो है पिछले 3-4 माह से चल रही है, ये एक माह की सूरत हाल नहीं है। अप्रैल में आपको याद होगा बारिशें हुई थी और काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही थी, जिसमें आपका प्रोक्योरमेंट सीज़न जो है गंदम का स्टार्ट होना था और ये स्टार्टअप ही ख़राब हो गया। अब जो प्रोक्योरमेंट थी वो पहले बताया गया 7 अप्रैल से होगी, फिर बताया गया 14 अप्रैल से शुरू होगी, फिर बताया गया 23 अप्रैल से स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे लेट हो रही थी वैसे वैसे गंदम में नमी भी आ रही थी। और सेकंड, इनके अपने कोई इंटरनल जो इनके SOPs थे, जिस तरह बैंकों से लोन लेकर इन्होंने गंदम लेनी थी स्टेक होल्डर्स के ज़रिए, वो लेट हो गया, जिसकी वजह से किसानों को मार्केट में जो है वो जब रेट आया 3500 रुपये फ़ी मन का, तो उनको मार्केट में ज़्यादा दाम मिलने शुरू हो गए प्राइवेट मार्केट में। तो ज़ाहिर बात है आपकी गंदम वो मेरी हो, जब निजी मार्केट में आपको ज़्यादा दाम मिलेंगे तो फिर मैं सरकार को तो नहीं बेचूंगा, मैं तो गंदम गायब कर लूँगा, जहाँ पे भी रखनी पड़े वो रखूँगा। खैर इनके पास कोई ऐसी जगह तो नहीं थी, मगर इस दफ़ा गंदम की प्रोक्योरमेंट जैसे होती है हर साल, जबकि पिछले 2 साल से पाबंदी थी, 2024 और 2025 में गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, ओपन मार्केट रही है, आटा सस्ता मिला है, लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, 14 रुपये फ़ी रोटी सादा रोटी मिली है, नान भी जो है आपका 20 रुपये तक गया है। मगर इस बार जो है गंदम का जैसे ही रेट निकला मार्केट में, सरकारी रेट निकला 3500 रुपये, तो मार्केट से गंदम शॉर्ट हो गई।
मार्केट में नहीं बल्कि पूरे पंजाब से गंदम जो है बिल्कुल, वो ऐसी गायब हो खबरें गई। आ रही हैं। अच्छा, जब से ही गंदम गायब हुई तो कहाँ गई? ज़मीन खा गई, आसमान पे चला गई, कहाँ पे गई गंदम? तो ये किसानों के घर में, अब किसान जो है वो गरीब आदमी है, उसने अपने आप को बचाना है, उसने साल के कर्जे उठाए होते हैं, उसने अपने घरों में गंदम रखी हुई है। हुकूमत या इनके सरकारी मुलाजमीन या जो भी इनके पास कानून नाफिज करने वाले मजिस्ट्रेट्स हैं वो अंदर तो नहीं जा सकते घरों के अंदर, लिहाजा उनकी मर्ज़ी उन्होंने गंदम बेचनी या नहीं बेचनी। इसी बिना पर जो है इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स पर छापे मारे, और छापे मारकर इन्होंने बिल आखिर 5 लाख मेट्रिक टन गंदम अब तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये चौथा महीना जा रहा है, अब तक इकट्ठी करने में सक्सेस इनको हुई 5 लाख मेट्रिक टन गंदम, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं तकरीबन। अब मजमूई तौर पर इनको 30 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो प्रोक्योर करना थी, जो कि अगले साल अप्रैल तक चलनी है, क्योंकि आपके जैसे ही सितंबर अक्टूबर ख़त्म होना है सर्दी आ जानी है, विंटर में आटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से इनके पास गंदम जो है वो होनी चाहिए। फिर फैसला हुआ हुकूमत की तरफ से कि आप ये गंदम जो है ये आप इंपोर्ट भी करें, और इसके साथ साथ ये गंदम जो है आप दूसरे इदारे से ख़रीद लें। आप 10 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है ये एक और इदारा है उनसे ख़रीदेंगे। फिर उसके बाद कुछ सरगोशियाँ हो रही हैं कि इंपोर्ट भी करें। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो एक सरकारी जो है इनका अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन, इनका अपने जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो उसके मुताबिक अच्छा है। इमरान साहब, आपने क्या पिछले 2 साल बड़े सही रहे हैं ना, और पॉलिसीज भी इनकी सही थी, तो इस साल इनको क्या हुआ है कि कह रहे हैं किसी तरफ आवाम को देखिए, सुकून जब नहीं आपने लेने देना? गंदम खरीदनी नहीं है, ओपन मार्केट में गंदम ओपन कर दी, जिस तरह चावल है तो ओपन कर दी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और एक ये भी तो मसला है, किसान कहता है कि अगर हमारी लागत के मुताबिक हमें दाम नहीं मिलेगा तो किसान को भी तो नुकसान है। देखिए 2 साल भी तो किसान को लागत के मुताबिक नहीं मिला। आपने जैसे ही सरकारी नोटिफिकेशन निकालना है ना गंदम 5000, तो किसान को अगर तो 5000 नीचे मिल रहा है तो वो 5000 सरकारी गंदम का रेट देकर वो खरीद लेंगे और ये बेच देंगे। ठीक है। अब अगर आप एक प्राइवेट हैं, आप नीचे निजी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपने अगर उसको कह दिया 5500 में मुझे दे दो फी मंथ, तो कौन कहेगा मैं 5000 में उधर दूँ, उसको तो रेट अच्छा मिल रहा है। अब ये इसी साल यही तो प्रॉब्लम सामने आई है कि जो मार्केट रेट है, नोटिफिकेशन जो हुआ है सरकारी, वो 3500, 3500 हुआ है, और किसान को रेट मिल रहा है 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, इनकी 4100 तक गया है। अब जैसे ही आपकी मार्केट में 4100 तक गंदम का रेट जाएगा, पिंडी में 4200 तक गया है। अब जब आपकी मार्केट में ये रेट आएगा निजी स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जबकि सरकारी रेट 3500 होगा, तो मैं आपको क्यों दूँ गंदम अपनी? मैं तो वहाँ पे दूंगा जहाँ पे मुझे 500, 600, 700 का नफ़ा है। अब मसला ये है कि इनको इन चीज़ों का पता था या नहीं पता था, इनकी सारी प्लानिंग हो गई ख़त्म। अब देखिए कहाँ पे 30 लाख मेट्रिक टन गंदम आपने लेनी है, कहाँ पे 5 लाख मेट्रिक टन गंदम आपने 4 माह में अभी तक इकट्ठी की है, वो भी क्रैकडाउन कर करके। अब ये सारे असरात कहाँ पे आ रहे हैं? आपकी मार्केट में। अब मार्केट में जब ये असरात आ रहे हैं, पहले ही लोड शेडिंग हो रही है, सुई गैस आ नहीं रही, वर्कर्स की सैलरीज हैं, और सेकंड आपका आटा महंगा हो जाए, यानी कि हर तीसरे चौथे दिन 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये ऊपर नीचे जाता है इलेक्शन, ये सारा सिस्टम चल रहा है इस वक्त। आप कहते हैं ना मारने से भगाया, अच्छा तो आपने मारा भी है, आपका इम्पैक्ट जो है वो गलत आ गया है लोगों की नज़रों में। अब आप उसको जितना मर्जी संभाल लें, आप एक नई आपकी फोर्स थी, आप लोगों के अब साथ चलते, लोगों में अपना जो है वो मोहब्बत, सिंपैथीज, और उनको कहते हैं हम आपके लिए हैं, आप हैं तो हमारी नौकरियां हैं। अच्छा इमरान साहब, मेरा इसी हवाले से सवाल है, जैसे मैंने आगे बात की है कि आपने कहा इनको सपोर्ट नहीं है कोई, हम देखते हैं बहुत से ऑफिसर्स हैं वो आके बड़े आराम से बात करते हैं, वार्निंग देते हैं कि आपको हम वार्न कर रहे हैं, 3 दफ़ा आपको वार्निंग आई कि उसके बाद यहाँ सील कर दिया जाएगा, जुर्माना कर दिया जाएगा। हमने ऐसे ऑफिसर्स भी देखे हैं, फिर हमने मारपीट वाली वीडियोस भी देखी है। तो अगर कोई बंदा अपनी वर्दी में इतना निडर होकर किसी पर तशद्दुद कर रहा है, गरीब शहरी पे, किसी रेडी वाले पे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि उसको डर नहीं है, तो आवाम तो यही सोचेगी कि इनके इदारे की इनको अच्छा, सपोर्ट मैं है। आपको नूरुल सर आपके ना सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि अभी मैं आपको कहूँ कि पुलिस आई है बाहर, तो आपके जहन में पहला ख्याल जो है वो क्या आएगा? पता नहीं काम होता या नहीं होता, ऐसे ही है ना, या एंड पे आई है, या मैंने काफ़ी देर से कॉल चलाई थी, ट्रस्ट,
यहाँ पे लैक हो जाता है ट्रस्ट आप। बिल्कुल ऐसे ही। ये तमाम जो पीरा है ना, इसमें तमाम जो भर्तियाँ हैं ये डेपुटेशन पे हैं या जो रिक्रूटमेंट हुई है सारी पुलिस फोर्स इसमें आई है। अच्छा। अपना इदारा छोड़ के डेपुटेशन पे इधर आ गए। अब आप खुद ही समझें, वो तो पहले ही काम कर रहे थे पुलिस में, तो वो इधर आ गए। मैं कोई इदारे को गलत नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बस उनके वो flaws highlight उनको कर रहे हैं। इस तरह से रिक्रूटमेंट की गई है कि तमाम लोग तो इधर आ गए, तो उनके पास तो वहाँ पे इख्तियारात कुछ और थे, यहाँ पे इख्तियारात कुछ और है। देखें, एक कारोबार है, आप फ़र्ज़ करें ये आप चले जाएँ शिमला पहाड़ी क्रॉस करें, बारिश हो रही थी, मैं अक्सर गुजर होता हूँ वहाँ से, बट स्वीट्स के आगे समोसे लगे होते हैं, शाम को 4-5 बजे बहुत रश होता है वहाँ पे। जब बारिश हो तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता है, रमज़ान आता है वहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता है। उससे अपना सामान बेचना ही बेचना है, चाहे वो ज़्यादा घी वाला बेचे चाहे कम घी वाला बेचे, इसकी भी अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी, उसको पकड़ने की भी अथॉरिटी है, उसको घर तक पहुंचाने की भी अथॉरिटी है, उसकी दुकान सील करने की भी अथॉरिटी है। हर कानून मौजूद है, इसके बावजूद ना दुकानदार डरता है ना पकड़ने वाला डरता है। हर कानून मौजूद है मगर उसको असम्बल नहीं किया जाता। मैं आपको कंप्यूटर देता हूँ, आपको चलाना नहीं आएगा, आप क्या करेंगे उस कंप्यूटर का। मैं आपको P4 P5 देता हूँ, हालांकि ये पुरानी है। अगर मैं आपको टावर सिस्टम दे देता हूँ, अगर मैं आपको डेस्कटॉप सिस्टम दे देता हूँ, अगर आपको विजय कार्ड का नहीं पता, साउंड कार्ड का नहीं पता, मदरबोर्ड का नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं पता। तो इसमें यानी किसकी कि गलती है? गलती नहीं है, एटीट्यूड। ये मेरा आपका एटीट्यूड है इंसान। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, आपके पावर है, बिहेवियर भी कह सकते हैं। आपके पावर है, मैं बेचने वाला हूँ। मुझसे अगर आप सही तरह बोलेंगे तो मैं भी आपको अपनी कोई दास्तान सुनाऊंगा। अगर आप ओए की कितना इंज हो गया, ये हो गया, वो उसी का लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल। अब कई जगहों पे इनको मार भी पड़ी है, कई जगहों पर इनकी मशीनरी भी चलाई गई है, कई जगहों ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक मुहिम का हिस्सा है। इनकी रोज़ काउंसलिंग होनी चाहिए, दुकानदारों को भी काउंसलिंग होनी चाहिए। भाई तूने कारोबार खोल लिया मुंह उठाकर, तेरे पास पैसा था ठीक है, मगर तूने कारोबार खोले, तुझे कारोबार करना ही नहीं आता। आप देखें, आपको मैं कहता हूँ आपके पैसे 50 लाख 25 लाख, आप सुबह दुकान खोले थे, आपको दुकान खोलनी नहीं आती, दुकान पर बैठना नहीं आता, तो आप किस तरह से उसका आगे से इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ जो है ये चीज़ हमारे यहाँ पे हर जगह पे मौजूद है। देखिए, जिसकी जितनी दिहाड़ी लगती है, आप बिलीव करें, आप किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाएं, आप किसी स्टोर पे चले जाएं, सबसे पहले अभी आपने जाकर ब्रेक लगाई है, एक बंदा आएगा आपकी गाड़ी के शीशे को खुद ही उठाएगा, वाइपर को, और वाइपर के नीचे एक ना पर्ची रख देगा। अच्छा, बंदा कहता है चलें टोकन लगाया है इसने पार्किंग का, वो वापस आता है तो आगे वो इतना आगे से अंदर से मार खा के आया होता है, उसके इतने पैसे लगे होते हैं, तो उसे आते साल ही कहेगा जी पर्ची, अच्छा जी, वो आपने उसको वापस की, 100 रुपये दे दें। अब देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, कानून मौजूद है, लोग मौजूद हैं, इंप्लीमेंट क्यों नहीं है, रेट क्यों नहीं है। अच्छा, हम तो फिर जिस तरफ हाथ डालेंगे वहां से ये चीजें निकल आएंगी। पार्किंग के मसाइल हैं, वो कभी ना खत्म होने वाले हैं। अभी हम कैमरा लेकर किसी बाजार में जाएंगे, वहां पे सारे ठीक हो जाते हैं, ऐसे लगता है कानून भी आ गया, रेट भी हो गया, सिस्टम भी हो गया है, दूध भी पकड़ा गया है, मिलावटी दूध भी पकड़ा गया है, मिलावटी खाने भी पकड़े गए हैं, रोटी वाला दुकानदार भी पकड़े गए हैं, तंदूर मालकान भी पकड़े गए हैं, किसी मिलर जो करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए उनको भी कोई मैनेजर उनका पकड़ा जाएगा। कहीं पे कोई जहरीला खाना बेचा गया है, उसके होटल का मैनेजर पकड़ा जाएगा। किसी पूल में कोई बच्ची जो है, रात को एक वाकया हुआ है एक बड़े पूल में, तो वहाँ पर अगर गिरकर वो बच्ची डूब के हलाक हो गई है, जाँबाक हो गई है, अल्लाह को प्यारी हो गई है, उसका भी मैनेजर पकड़ गया, 2 बंदे और पकड़ गए, बात आई गई हो गई। कानून जो है जब तक हम अपने आप से बाहर नहीं, सब मैं कहता हूँ मेरे समेत सब जो है वो नशे में है। अच्छा। यानी कि वो जो बंदा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नशा किसे कहते हैं, नशा को पीने को नहीं कहते, अपने आप को पता नहीं हम क्या समझते हैं। अच्छा। किसी भी जगह जाकर हमारे अंदर डाउन टू अर्थ होता ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम ना बस आपसे ऊपर हैं, आला हैं। आला कैसे हैं? सब वैसे ही है। हर किसी का सिस्टम है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ। अगर आप कोई रोटी लेने जा रहे हैं तो रोटी में लाइन में लगकर अगर आप ले लेंगे तो वो दी बेस्ट है। यहाँ बाहर के मुल्कों की मिसाल देंगे, थप्पड़ मारेंगे एक दूसरे को, वो दी बेस्ट है। अगर आप इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, आप प्रोटोकॉल करवा रहे हैं, तो जो 100 बंदा खड़ा है वो आपको देख रहा है, बिल्कुल, वो कह कुछ नहीं रहा, मगर वो कुछ ना कुछ तो कह ही रहा है ना दिल ही दिल में। तो ये चीजों से जब हम बैठ जाते हैं तो हम लाइन में खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे इमरान साहब, सही चीज़ें आपने हाईलाइट की। और आज हम बात कर रहे थे जो गंदम का एक बहरान है जो मार्केट में खबरें आ रही हैं उस हवाले से, और जो आटे और रोटी की कीमत है उस पर हम बात कर रहे थे। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे इमरान अकबर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारे माशरे का एक अजीब और तल्ख तजाद है और आजकल ये बहुत खुलकर सामने भी आ रहा है कि जब हमारा कोई नौजवान बैरून मुल्क तालीम के लिए जाता है और वहाँ यूनिवर्सिटी के साथ साथ किसी होटल, पेट्रोल पम्प या किसी कैफ़े में, किसी स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करता है, तो हम सब इसकी मेहनत की तारीफ़ करते हैं और इसे खुददार कहते हैं। लेकिन वही नौजवान अगर पाकिस्तान में रहकर अपनी पढ़ाई के अखराजात उठाने के लिए कोई पार्ट टाइम काम या किसी या ऐसी नौकरी शुरू करे, किसी कैफ़े में लग जाए, किसी ब्रांड पर खड़ा हो जाए या कोई छोटे मोटे मैनेजर या कैशियर की जॉब करें या किसी बैरिस्टा की जॉब करें, तो हमारे माशरे में इसे कमतर या मजबूर समझा जाता है। आखिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? मेहनत करने और इसके हलाल कमाने को हमारे यहाँ एक ऐप क्यों बना दिया गया है? इस सोच को बदलना क्यों ज़रूरी है और हमारे स्टूडेंट्स इस चैलेंज से कैसे निपट सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अवैस बिन मेहताब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अवैस साहब, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी बात की है कि हमारा कोई भी कज़न, भाई, कोई भी रिलेटिव बाहर जा रहा है, वो ऊबर चला रहा है, वो किसी कैफ़े में बैरिस्टा है, मैनेजर है, कैशियर है, हम उसको बड़ा प्रेस करते हैं और हम कहते हैं अच्छी बात है, स्टडी के साथ साथ वो जॉब भी करे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पार्ट टाइम ऊबर चला रहे हैं, बेशक उनके पास बाइक है या गाड़ी है, वो मेहनत कर रहे हैं, किसी कैफ़े में खड़े हुए हैं, किसी मतलब वेटर की भी जॉब करें, तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता और सबसे पहला बैकलैश उनकी अपनी फैमिली की तरफ से आता है, बाहर वाले तो बाद में आते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारी सोसाइटी में क्यों हैं? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि लोग, बच्चे, जवान, लड़कियां, ख़वातीन कर रही हैं ये काम। ये जो एक पहले, आज से कुछ साल पहले एक ऑड समझा जाता था इसको कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों ने अपने घरों को मैनेज करने के लिए उन्होंने ये सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है चेंज आ रहा है? जी, आ रहा है चेंज आ रहा है। आपके यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, ये पिछले एक जो 10 साल में जो आपकी आईटी इंडस्ट्री में बूम आया है और उसमें जो स्टूडेंट लॉट है ख़ास तौर पे, वो जा रहे हैं, रात में कॉल सेंटर्स में काम कर रही हैं, दिन में वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और वो अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, वो अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं कर रहे, बल्कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उल्टा। तो वो ऊबर भी चला रहे हैं, वो कॉल सेंटर्स में काम भी करें। अब असल में बात ये है कि काम करने की नीयत होना ज़रूरी है। काम कोई भी बुरा नहीं है, बिल्कुल ऐसे आपने मेहनत कर रहे हो, बुरा नहीं है। आपने मेहनत करनी है, आपने अपनी एनर्जी देनी है, आपने हलाल रिस्क कमाना है और आपने खाना है। और हलाल रिस्क में तो वैसे ही अल्लाह ने बरकत रखी हुई है कि मतलब आप थोड़ा सा भी कमाएंगे तो अल्लाह उसमें बरकत देगा। लोग, अच्छा, यहाँ पे आपने बोला कि लोग इसको अच्छा नहीं समझते, तो जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, द पॉइंट इज कि वो खुद क्या कर रहे हैं। क्या वो माशरे में कुछ सपोर्ट दे रहे हैं? क्या वो कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बड़ा, कि वो सिर्फ बातें कर रहे हैं बैठ के कि जी ये चीज़ अच्छी नहीं है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हम अक्सर बात करते हैं, तो ये आज के जवान को तो एक ख़ास आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर उसके जहन में कोई आइडिया है तो वो अपने आइडिया पे काम करे, वो साथ और जॉब करे, अपना खर्चा निकाले और साथ अपने आइडिया पे काम करे। बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं एंटरप्रेन्योर्स को। तो अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, इंसान को तो प्रोडक्टिव होना चाहिए ना। मतलब अगर आपका मेरा आज का दिन मेरे गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है तो मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। अगर मैं कल भी सोया हुआ था और आज भी सोया हुआ हूँ तो फिर मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। सो मुझे ये देखना है, मुझे किसी पे फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मुझे किसी को नहीं देखना कि ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई छोटा सा भी काम कर रहा है ना, आप ये देखें कि हम बिल्कुल नीचे से अगर ऊपर आएँ तो आपके घर में जो मेड्स आती हैं कितनी मेहनत करती हैं वो लड़कियाँ और ख़वातीन अपने घरों को भी, और उनमें से कईयों के जो हस्बैंड्स हैं वो तो काम ही नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ बैठ के वो सिर्फ उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं या उनको मार रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऐसे ही केसेस हैं। और वो मेहनत नहीं कर रहे, वो 4-4 घरों में जाके बेचारी इतना मेहनत करती हैं, उसके बाद अपने बच्चों को भी पालती हैं, अपने खावंद को भी पालती हैं। बिल्कुल ऐसे वो जो बंदा बैठ, सो पॉइंट इज़ कि काम करना चाहिए, आपको ढूंढना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ढूंढना है कि आपकी अल्लाह ने आपको किस लिए बनाया, व्हाट यू आर मेड फॉर। मतलब अल्लाह ताला ने आपको किसी खास काम के लिए बनाया, तो आपने सबसे पहले उसको ढूंढना है। और वो ढूंढते बाज़ औक़ात साल लग जाते हैं। आप तलाश करते रहते हैं, अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि दिस इज़ समथिंग आई एम मेड फॉर।
फिर जब आपको पता चल जाए कि आपका ये काम है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये आपकी सुपर पावर है, तो वंस यू गॉट टू नो अबाउट योर सुपर पावर, तो फिर अब आपने सिर्फ इसी पे काम करना है। फिर आपने उस अपने स्किल को, अगर आपको पता लग गया है कि यू आर गुड एट समथिंग, तो फिर आपने उस स्किल पे अपनी सारी एनर्जी लगा देनी है, और उसके बाद उसको तो और उसमें आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, उसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, उसमें जैसे भी आपने अपनी अर्निंग करनी है, आपने लिविंग करनी है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा अवैस साहब, जैसे कि आपने बात की है, अक्सर लोग जब यूनिवर्सिटी में ही होते हैं ना, वो छोटा सा कोई भी स्टार्टअप अपना उस पर फोकस करने लग जाते हैं। हम बहुत से ऐसे हम स्टूडेंट्स को जानते हैं जो कि अपनी छोटी सी फूड कार्ट है जो कि शाम में रन करते हैं, उनका फूड बिजनेस है, जिससे अगर उनकी कोई बहन या उनकी मदर है, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो उसको बाहर जाके सेल कराएंगे, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम देखते हैं गाड़ी के पीछे उन्होंने वो कार्ट बनाई होती है। उसके अलावा जैसे कि पहले मैंने बात की थी, आपने क्योंकि एक एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैं भी शेयर करूंगी। आई नो समवन जिनके पास खुद की कार थी एट द एज ऑफ 21 और 22, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और पार्ट टाइम वो सुबह पढ़ता था और शाम के टाइम वो उस पर ऊबर चलाता था। और मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास अपनी गाड़ी है और आप उसको यूज़ कर रहे हो इन अ गुड वे, और वो कंट्रीब्यूट करता था इन हिज स्टडी। लेकिन उसको इतना बुली किया गया था कि वो बंदा ना बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना कि एक शार्प ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा लाइफ हो, ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, कि उसको लग रहा था पता नहीं शायद मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं अपनी ही गाड़ी पे, और जिन लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है वो लोग उसको बुली कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे निकलना कितना ज़रूरी है, और आप ऐसे लोगों को कैसे उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करेंगे? मैंने कुछ 17-18 साल यूनिवर्सिटीज़ में टीच किया है, विजिटिंग फैकल्टी में, एंड आई नो दिस लॉट वेरी वेल। मेरी सबके साथ दोस्तियां हैं, और मैं इनको आप ठीक कह रही हैं, ये जो उन्होंने उसको, असल बात ये है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ये देखना है, हमें ये नहीं देखना कि मुझे अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। आपने अगर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है और उसके पास अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, उसको किसी भी तरह से उसको अर्न करने की अपॉर्चुनिटी, और ये मैं आपको बताऊं, ये जो जेन जीज़ हैं ख़ास तौर पे, मैं इनका प्रो, ये बहुत माशाल्लाह समझदार लोग हैं। ये बच्चों, इनको हमने बड़ा ऐसे किया हुआ है, ये बड़े समझदार बच्चे हैं। गलतियां हर एक से होती हैं, लेकिन ये समझदार ऐसे हैं कि दे टेक देयर डिसीजन, ये येस और नो करना जानते हैं। हमारी जनरेशन में येस और नो पे रिस्ट्रिक्शन था, वो एक रेस्ट्रिक्शन उठ गया, और वो बच्चे जो हैं वो, और उनको पता है कि हमने, और एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए, आपको एक लिविंग के लिए, देखिए पूरी दुनिया में यही असूल है, जब बच्चा 16-18 साल में पहुंचता है तो उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि बेटा नाउ यू नीड टू डू ऑन योर ओन, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओनरशिप लेनी है, आपने अपनी चीज़ों को करना है, खुद से करना है। अब हमने जो करना था हमने कर लिया। बिल्कुल। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी माएँ, हमारे बाप भी बच्चों को पाल रहे होते हैं पूरी उम्र, बिल्कुल ऐसे है। वो जब तक आप उसको इंडिपेंडेंट उसमें नहीं करेंगे, कैपेसिटी में नहीं देंगे, उसकी पोटेंशियल को अनलीश नहीं होने देंगे, तो तब तक तो वो चीज़ आपके सामने नहीं आई। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, सही बात की आपने। और आज हम बात कर रहे थे पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से कि पाकिस्तान में ये दोहरा म्यार क्यों है कि जब बच्चा बाहर जाकर कोई काम करता है, किसी वेटर की जॉब करता है, किसी बरिस्टा की जॉब करता है, कोई कैशियर होता है किसी ब्रांड पे, तो उसको सराहा जाता है, ऊबर चलाता है, बाहर के मुल्क में जाकर उसको सराहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जब वो अपनी स्टडी के साथ ये चीज़ें करना चाहता है तो उसको एक बैकलैश आता है सोसाइटी की तरफ से। तो इसी हवाले से आज हम बात कर रहे थे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अवैस बिन मेहताब साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे इन प्रॉब्लम्स के बारे में जो वर्किंग वुमेन को रोज़ाना वर्क प्लेस पर फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आज भी बहुत सी जगहों पर ख़वातीन को मर्दों से कमतर समझा जाता है, काम इनसे ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन सैलरी मर्दों के बराबर इनको कम दी जाती है। और हद तो ये है कि जब कोई खातून अपनी मेहनत से कामयाब होने लगती है तो मर्दों की एक बड़ी तादाद इनसे जेलस होने लगती है, और ख़वातीन भी होती है, और इनको नीचे गिराने के लिए ये मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कभी इनके काम का क्रेडिट खुद ले लिया जाता है, कभी इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, कभी कहा जाता है इसकी कोई बड़ी सिफारिश है, और ज़हनी तौर पर ऐसे ही उसको टॉर्चर किया जाता है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ किसी पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इन सारी बातों का उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है इस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आमिना मौज़म। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर आमिना, सबसे पहले तो बताएं कि मैं तो तकरीबन हर टॉपिक पे यही बात करती हूँ कि कहने को 2026 चल रहा है, हम
कहते हैं चांद पर पहुंच चुके हैं, वो तो शायद बहुत पहले पहुंच चुके थे, पता नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है पहुंचे भी थे कि नहीं। लेकिन जो वर्क प्लेस की टॉक्सिसिटी है ना, वो वहीं पर है। ऑब्वियसली जहाँ इंसान होंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि आपके घर में भी होता है। लेकिन एक वो जो गंदी पॉलिटिक्स और टॉक्सिसिटी है ना वर्क प्लेस की, उसका सामना औरतों को अभी भी इतना ज़्यादा क्यों करना पड़ता है, और उसकी सक्सेस क्यों नहीं देखी जाती? आपने जो आज टॉपिक छेड़ा है ना, ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना हमारे लिए खुद पे गुजरा हुआ है ना कि इसके ऊपर तो हम दोनों बैठ के शाम तक बात कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो आई थिंक वर्क प्लेस बुलिंग, वर्क प्लेस हरासमेंट और वर्क प्लेस जो स्ट्रेन्स हैं, ये इतना रियल फिनोमेना है जिसको जितना भी हम डिस्कस करें उतना अच्छा है, सो दैट वी कैन एजुकेट, वी कैन साइको एजुकेट द पब्लिक कि ये रियल इश्यूज़ हैं और इनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ कि बैक इन ईयर आई थिंक 2011 मेरी एक पीएचडी की स्टूडेंट थी, उन्होंने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बुलिंग और हरासमेंट के टॉपिक के ऊपर अपना पीएचडी का टॉपिक चूज़ किया। तो इस पर डिबेट शुरू हो गई, जो एचईसी के भी कुछ लोगों तक गई कि क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क प्लेस बुलिंग होती है। मतलब इतनी भी सेंसिटाइजेशन नहीं थी कि ये फिनोमेना है जिसके ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं। और बहरहाल वो जब रिसर्च हुई और उसके स्टेटिस्टिक्स आए तो प्रूव हुआ कि ये तो एक इमेंस इशू है, और इसके नतीजे में होने वाले जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो बहुत ह्यूज हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एक खातून जो है उसके साथ जो उसकी फैमिली जुड़ी हुई है, उसके बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। जब वो चिड़चिड़ी है, इरिटेबल है, अग्रेसिव है, वो डिप्रेस्ड है, वो बिल्कुल उसका दिल हारा हुआ है कि मैं मतलब नहीं सक्सेसफुल हो पा रही हूँ एक अच्छा एमिकेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस जिसकी हम बात करेंगे, तो वो इम्पैक्ट घर तक जाता है, तो सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं रहता। तो एक औरत की बुलिंग और हरासमेंट उसकी पूरी फैमिली के साथ लिंक्ड होती है, बच्चे, स्पाउस, आपका सिस्टम सब डिस्टर्ब होता है, और जाहिर बात है कि हम उसकी रेप्रिकॉशंस भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये नज़र आती हैं हमें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं वर्क प्लेस के हवाले से बात करूँ, पहली बात तो ये कि बेशक हम 26, 27, 30 जिसमें भी चले जाएंगे ना, आज भी यही समझा जाता है कि ख़वातीन की जो जॉब है वो उनके वर्किंग आवर्स, उनकी वो वैल्यू, वो उनको सब सीक्रेट नहीं समझा जाता जैसे आदमी के काम करने के आवर्स को समझा जाता है। यानी अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, हस्बैंड जो है वो 5 आवर्स की जॉब करके आ रहा है और वाइफ भी 5 आवर्स की जॉब करके आ रही है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आदमी ज़्यादा थका हुआ है, ये ज़्यादा बर्डन, ही नीड्स रेस्ट एट होम, और ख़ातून के लिए ये होगा कि ये बाहर से हुआ ही अब घर के काम करें। मतलब ख़वातीन की ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि ख़वातीन के वर्किंग आवर्स हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में तफरीह के मुतरादिफ समझे जाते हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग साइन, एंड इट इज़ अ PhD रिसर्च बेस्ड स्टेटिस्टिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसके ऊपर हमने वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट पे पूरा एक PhD का डिसर्टेशन कराया है, जो ये बताता है कि यहाँ सोसाइटी की सोच ये है कि ख़वातीन सारा दिन तफरीह करके आई हैं तो अब वो घर को भी ज़रा देखें, विच इज़ सो अलार्मिंग टू हियर। बट ये एक कोई तकरीबन 3,000 लोगों का डाटा है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जो ये बता रहा है कि ये हमारी सोसाइटी की सोच है। ऐसा ही है। अच्छा आमिना, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे आपने बात की है कि अगर ख़वातीन एक्सीड कर जाएं लाइफ में, हम देखते हैं यंग CEOs बनते हैं जब हमारे लड़के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, हम उनको प्रेस करते हैं और हम मतलब हम उनको अच्छा कहते हैं ना कि ये अच्छी चीज़ है कि एट द एज ऑफ 24 और 25 उसने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर हम ख़वातीन की तरफ आएँ और वो किसी कंपनी की CEO बन जाए, उनकी प्रमोशन हो जाए, तो जो रिमार्क्स दिए जाते हैं वो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, या अपनी गैदरिंग में बैठ के इस तरह की बातें की जाती हैं, या आजकल जो बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन है वो यंग लोगों को बहुत ज़्यादा बुली करना। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कोई यंग बंदा अगर आया है तो जो लोग वहाँ पर पहले से मौजूद होंगे वो उसको बहुत ज़्यादा बुली करेंगे और कहें, मतलब ऐसी चीज़ें कहते हैं जो उनको लगता है नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती। और जैसे आपने बात की ना जेंडर इक्वालिटी की, आई फील लाइक जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना तो मर्द ट्रिगर हो जाते हैं। ऑब्वियसली एक अगर हम इस्लाम की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जो मर्दों को मकाम दिया अल्लाह ने वो दिया है, लेकिन वो मर्द की डेफिनेशन भी होनी चाहिए जिन मर्दों को मकाम दिया है। और जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दैट्स इट। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको सम अप किया, क्योंकि यही चीज़ है जो ट्रिगर करती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग का इसका एक्चुअल मतलब क्या है।
अच्छा, मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि मैं थोड़ा सा ख़वातीन के लिए ना, मेरे पास एक छोटी सी सजेशन है, क्योंकि जब भी कोई खातून किसी एमिनेंट पोजीशन या रोल पर आती है या उसकी थोड़ी सी अथॉरिटी बनती है, तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द के जो कॉलीग्स या उसके साथ जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, वो उसकी अकल टेस्ट करने पे लग जाते हैं कि इसको चेक करो कि इसमें इतनी समझ है कि ये इसे सही गलत का पता है या नहीं। अब वो जो भी नेचर ऑफ जॉब है, कोई आर्टिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई मेडिकल प्रोफेशन में है, फार्मास्यूटिकल में है, एडवर्टाइजिंग कंपनी में है, अपनी तरह के चैलेंजेस हैं जो उसके सामने इस तरह से रखे जाएंगे कि किसी तरह ये फेल हो जाए। अब अगर तो आप में समझ है, अकल है, आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करते हैं तो आप बच गए, वरना आप उस कॉन्स्पिरेसी का शिकार होके ना आपका तो करियर वहीं पे ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली। मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को जो भी हमारी प्रोफेशनल लास्ट 10 सेकंड्स है, मैंने जल्दी से वाइंड अप। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी अकल पे फुल भरोसा रखें, और आप जब भी कोई काम करने जा रही हैं उसको डॉक्यूमेंट प्रॉपर करें, उसको सही तरीके के साथ जो है वो मतलब आप एविडेंस बेस रखें, ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करें, आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ प्रोफेशनल लेवल के ऊपर बिल्कुल अपने आप को ये समझें कि आपने इक्वालिटी पे ही काम करना है, कम्युनिकेशन भी इक्वल लेवल पे करनी है। जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपको काफ़ी सेव करता है, ज़बानी चीज़ें, ज़बानी बातें, इन पे हमें बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस चैलेंजेस के हवाले से जो आज भी ख़वातीन फेस कर रही हैं और ख़वातीन उनसे कैसे निपट सकती हैं और कैसे उनका मुकाबला कर सकती हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमिना मौज़म। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।